पाकिस्तान एक ख्याल था। 7 दशक बाद ये बात साबित हो चुकी है। जिन्ना ने मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया, लेकिन इस्लाम ही पाकिस्तान को एक साथ नहीं रख पाया। इसीलिए पाकिस्तान का हर हिस्सा अलग होना चाहता है। खास बात यह है कि पाकिस्तान से आजादी मांगने वाले इन लोगों ने खुद को कभी पाकिस्तानी नहीं माना। वो या तो बलूच रहे, पश्तून या फिर सिंधी। इसकी वजह अगर आप जानना चाहते हैं तो बलूचिस्तान में बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों की करतूत की लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। लाठी से मारा, बंदूक के बट से मारा और फिर अंधाधुंध गोली चला दी। कई बेजान होकर निढाल गिरे, कोई जिस्म से रिश्ते लहू को देखकर कांपा। किसकी सांस थमी, कौन जिंदा बचा, कौन परवाह करता है। नजरें न हटाना, निगाहें जमा कर रखना, क्योंकि जिन्ना के मुल्क के कायरों की नापाक करतूतों की ये सबसे नई किस्त है। जरा देखिए तो बंदूक मिली है तो निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के लिए, वर्दी मिली है दहशत फैलाने के लिए। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन जिन्ना के मुल्क का ये पाप देखना जरूरी है। सरहद पार के दहशतगर्द मुल्क का कायरिस्तान है। 7 दशक से पाकिस्तान के पापों की खामोश गवाही देता ये बलूचिस्तान है। तस्वीरें बलूचिस्तान के कोहिस्तान इलाके की हैं, जहां की सर्द हवा में एक बार फिर बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों में बारूदी गंध भर दी। न बच्चों को देखा, न बुजुर्गों की परवाह की, न महिलाओं को बख्शा। जो सामने आया गोली मार दी। अब की बार पाकिस्तान के पापियों का ये अत्याचार बलूचों पर कहर बनकर क्यों टूटा, सबसे पहले ये जान लीजिए। कोहिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। बलूच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी के आड़ में निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया। इन तस्वीरों को देखिए। बाजवा के बुजदिल निहत्थे बलूचों पर जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, क्या इसे सर्च ऑपरेशन कहा जा सकता है? सर्च ऑपरेशन की आड़ में निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई। कई घरों को आग लगा दी गई। नौजवानों को घर से अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान के कायर फौजियों की इस करतूत में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं। पिछले साल दिसंबर में करीमा बलोच की मौत के बाद से ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आक्रोश की आग सुलग रही है। शायद ही कोई दिन गुजरता होगा जब बलूच सड़क पर नहीं उतरते बाजवा के कायरों के खिलाफ। इसकी क्या वजह है, अगर ये जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें तस्दीक ही नहीं बल्कि पक्का सबूत देती हैं कि पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों की औकात बित्ती भर की नहीं है। महिलाओं पर हाथ उठाया, पैर से मारा और फिर गाड़ी में अगवा कर ले गए। पाकिस्तान के कायरों की एक और करतूत देखिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद आर्मी। कहने की नहीं, देखने की जरूरत है। पाकिस्तान के पाप को समझने की जरूरत है। बुजुर्ग बलूच को पकड़ा, जबरन जिंदाबाद के नारे लगवाए और जब इनकार किया तो पगड़ी खींच दी। बुजुर्ग बलोच घुटनों पर रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन पाकिस्तान के कायर बेहयाई से हंसते रहे। बुजुर्ग के साथ बच्चा भी था, जिसके पास दादा से होती बदसलूकी से मुंह फेरने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन एक पल के लिए जरा सोचिए, इस बच्चे के मासूम मन में पाकिस्तान के कायरों के खिलाफ कितनी नफरत आकार ले रही होगी। यही नफरत बलूचों की आजादी के सिपाही बलूच लिबरेशन आर्मी की नींव है, जिनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान के पापियों से हमेशा के लिए आजादी। हमारा मकसद बलूच कौम की आज़ादी है, पंजाबी तसल्लुत से छुटकारा हासिल करना और बलूच कौम के लिए एक खुशहाल ज़िंदगी है जिसमें अमन, इंसाफ और बराबरी हो। हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तानी कौन है? पाकिस्तानी कौम है,
पाकिस्तानी तो कौम नहीं है। यहाँ सिंधी है, बलोच है, पश्तून है, पंजाबी है, ये सारे अक़वाम हैं। पाकिस्तानी तो कोई कौम नहीं है। अब हमें ज़बरदस्ती क्यों कोई पाकिस्तानी बना रहा है? बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों का खौफ इतना है कि पाकिस्तानी फौज जमीन पर नहीं उतरती, इसलिए हवाई हमले किए जाते हैं। हाल ही में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की कई चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया, सैनिक भी मारे गए। बलूचिस्तान में हालात किस कदर पाकिस्तान के हाथ से बाहर हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी फौज के बुज़दिल जनरल बलूचिस्तान की धरती पर पैर रखने से भी खौफजदा हो जाते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के करीब 22,000 फौज तैनात है। बलूचिस्तान के सभी जिलों में पाकिस्तानी फौज की तैनाती की गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के निशाने पर पाकिस्तान की गुलामी का हाईवे सीपैक भी है। इसीलिए इमरान खान से लेकर बाजवा तक का हलक सूखा हुआ है। जिस दिन बलूच चीन की लूट के ठिकानों पर धावा बोलेंगे, उस दिन जिनपिंग का पाकिस्तान की गर्दन दबोचना तय है। यही वजह है कि बाजवा के कायरों पर हमले के बाद बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज जल्लाद बनकर घर घर घूम रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमारे देश की तारीख अमन पसंद मुल्क की रही है। इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा अपने साथ ही पड़ोसियों के लिए भी अमन और तरक्की की दुआ मांगी, लेकिन जब पड़ोसी खुद अपने घर को आग लगाने पर आमादा हो तो किया क्या जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड में आई त्रासदी की करते हैं, जिसे लेकर एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। दावा यह किया जा रहा है कि चमोली में आई त्रासदी की वजह 56 साल पहले की एक गलती है। ग्राउंड जीरो से इस सवाल का जवाब तलाशती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बेटा क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आओ जल्दी आ जल्दी आ। ओ भाई साहब गए 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 क्या खतरनाक आ रहा है ये। सैलाब का शोर, संकरी घाटी में तबाही का जोर, जिस्म का रोआ रोआ थर्रा उठता है। रूह कांप उठती है ये सोचकर कि क्या कयामत ऐसी ही आती है। जोशीमठ का जर्रा जर्रा उस तबाही की गवाही दे रहा है जिसने देवभूमि को एक और कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया। सैलाब आया गुजर गया, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़ गया। चमोली में सैलाब आने की असली वजह क्या थी? तपोवन में बाढ़ की वजह सिर्फ ग्लेशियर फटना था, या फिर ये सैलाब और ये तबाही कुदरत के कानून में इंसानी दखल का नतीजा है? सवाल कई हैं, जवाब अलग अलग हैं, लेकिन एक सवाल ऐसा भी है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल यह है कि चमोली में आई तबाही की वजह क्या 56 साल पहले एक भीषण गलती है? सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन दावे किए जा रहे हैं और इस वजह से ये जानना जरूरी है कि 56 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसे अब लोग तबाही का जिम्मेदार मान रहे हैं। चमोली में आए सैलाब को लेकर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया जा रहा है, जिसके मुताबिक बाढ़ की वजह रेडियो एक्टिव डिवाइस से पैदा हुई गर्मी हो सकती है। सवाल यह है कि हिमालय की चोटियों पर रेडियो एक्टिव डिवाइस कैसे पहुंचा? इसे विस्तार से समझिए। एक बेहद ही गुप्त अभियान के तहत उत्तराखंड के इस नंदा पर्वत पे इस रेडियो एक्टिव डिवाइस को एस्टैब्लिश किया गया था। ऐसा दावा किया जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और भारतीय खुफिया एजेंसी IB ने मिलकर इस रेडियो एक्टिव डिवाइस को प्लांट किया था। प्लांट भी उत्तराखंड के उस नंदा पर्वत पे, जिसका नाम कंचनजंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटियों में शुमार किया जाता है। ये 1965 का साल था। चीन से जंग हो चुकी थी। इसके 2 साल बाद 1966 में चीन ने पहला एटमी परीक्षण करने के साथ ही अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का मिशन तेज कर दिया।
अमेरिका उस वक्त वियतनाम युद्ध की वजह से पहले ही बुरे दौर से गुजर रहा था। ऐसे में चीन की चुनौती सामने थी। इसीलिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देने को मंजूरी दे दी। हिंदुस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा पर्वत पर इस रेडियो एक्टिव डिवाइस को एस्टैब्लिश करने का मकसद चाइना पर नजर रखना था, उसकी गतिविधियों पर नजर रखना था। लेकिन ये योजना उस वक्त मुश्किल में पड़ गई जब इसको एस्टैब्लिश करने वाली पर्वतारोहियों की टीम एक मुश्किल का सामना करने लगी। उस मुश्किल दौर में उस टीम को नंदा पर्वत की ऊंचाई पर इस रेडियो एक्टिव डिवाइस को छोड़कर वापस आना पड़ा। 1965 में CIA और IB के नंदा देवी पर एक सीक्रेट मिशन के दौरान ये डिवाइस खो गया था। इस मिशन में चीन की जासूसी करने के लिए सीक्रेट एजेंटों को न्यूक्लियर पावर्ड सर्विलांस इक्विपमेंट को पहाड़ की चोटी पर प्लांट करना था। इस दौरान पूरी टीम को एक बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम को बेस कैंप पर डिवाइस छोड़कर वापस लौटना पड़ा। इस अभियान के शुरुआती दौर में ही मुश्किल आने की वजह से वैज्ञानिक और पर्वतारोहियों की टीम को भले ही इस रेडियो एक्टिव डिवाइस को नंदा पर्वत पर छोड़कर आना पड़ा हो, लेकिन दावा यह है कि 1 साल बाद यह टीम फिर लौटी और उस डिवाइस को नंदा पर्वत पे ढूंढने की कोशिश हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वो डिवाइस वहां पर नहीं मिली। नंदा देवी का चुनाव इसलिए किया गया था क्योंकि इसकी चोटी से चीन के जिनजियांग से आगे तक की हरकतों पर नजर रखी जा सकती थी। अब सवाल उठता है कि इस रेडियो एक्टिव डिवाइस को चमोली में आए सैलाब से क्यों जोड़ा जा रहा है। इस सवाल का जवाब जानना TV9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर विपिन चौबे ने भी मिशन के तौर पर लिया और निकल पड़े। गांव वालों के मुताबिक सैलाब के वक्त एक अजीब तरह की गंध हवा में महसूस की गई, जो इतनी तीव्र थी कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। क्या वाकई ऐसा हुआ था? कुछ लोगों से सवाल हुए तो जवाब क्या था, सुनिए। इसमें सर कुछ मतलब इस तरह की महक आ रही थी सर, जैसे मतलब कोई बारूद अगर फटा हुआ हो, तो इस तरह की सर स्मेल आ रही थी। हाँ, थोड़ा सा अलग सा एक अलग सा सुगंध, हाँ अलग सा वो आ रहा है उसमें। आपने कभी महसूस की थी ऐसी महक इससे पहले? नहीं, कभी नहीं किया था। स्थानीय लोग सैलाब के दौरान हवा में अजीब सी गंध की बात की तस्दीक कर चुके थे। इसी दौरान कई लोगों ने इस बात को भी माना कि पूर्वजों से उन्होंने रेडियो एक्टिव की बात सुनी है। ऐसे तो सुना था, दादा लोग बता रहे थे, बड़े बुजुर्ग लोग, तो उसके बाद तो उस कहानी पर तो बात नहीं हुई। अब सीधे ये ऐसा हुआ तो तब चर्चा में आ गया। बुजुर्गों का जो कहना है ना, वहाँ पे 1971 में इससे हल्की बाढ़ आई थी और ये इतना भयंकर आज तक कभी उन्होंने भी नहीं देखा। सैलाब को लेकर किए जा रहे दावों की खोजबीन के दौरान 77 साल के एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने 56 साल पुराने किस्से को यूं बयां किया। लोग कह रहे हैं रेडियो एक्टिव डिवाइस जो भारत ने नंदा पर्वत पे लगाया था, उसकी गर्मी से ग्लेशियर में ब्लास्ट हुआ है। आपको ऐसा लगता है 1965 में भारत ने लगाया था, जो बाद में ढूंढने पे ढूंढ रहे हैं उसको? हाँ, ढूंढ रहे हैं, ये बात आपको मालूम है? हाँ, भारत वाले ढूंढ रहे हैं उसको भी। किसने रखा है? कहाँ है भाई? इन्होंने रखा होता है तो इनको पता होता है इतने पोस्ट में रखा है, या खिसका तो कहा था खिसका हो, इनको पता होता है। बल्कि ढूंढने आए थे जो लोग उस टाइम मुंडी में जाते थे, उनके सामने थोड़ी रखा इन्होंने, उनके सामने ही थोड़ी रखा है। वो तो आए थे। ये हो सकता है कारण आपको लगता है? अब वो बात क्या, 71 में जो बाढ़ आए सुरेंद्र से लेके, आप सुरेंद्र नहीं जानते होंगे, यहाँ से आए 7-8 किलोमीटर आए थे, वहाँ से नंदप्रयाग तक जो ये पोर्शन आया है, तो उसमें सारे नदी नाले बड़े। यानी जो बात कही जा रही थी वो काफी हद तक सच थी। इसीलिए हम उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां नंदा देवी ग्लेशियर साफ नजर आता है, लेकिन राह में चुनौतियां भी कम नहीं थी। ग्लेशियर को देखने के लिए लगभग 4 से 5 किलोमीटर हम लोग पैदल इन पगडंडियों के रास्ते, पहाड़ी रास्तों पे, इन रास्तों का इस्तेमाल पहाड़ी लोग ज्यादा करते हैं। इन रास्तों का इस्तेमाल करते हुए पैदल चलते चलते हम लोग बहुत ऊंचाई तक आ गए हैं, और ऊंचाई का अंदाजा लगाने के लिए पहले एक बार एक नजर नीचे डालिए कि वो वाटर लेवल है जहां पर
ऋषिगंगा की बाढ़ ने तबाही मचाई थी, उसके बगल में सड़क, और सड़क से लगभग 5 किलोमीटर इन पगडंडियों के रास्ते घूमते घूमते हम इतनी ऊंचाई पर आए हैं। इतनी ऊंचाई पर आने का मकसद यही है कि ऋषिगंगा के उस ग्लेशियर की तस्वीरें आप तक पहुंचा सके, नंदा पर्वत आपको दिखा सके, और साथ ही ये जान सके कि आखिरकार उस ग्लेशियर में ब्लास्ट क्यों हुआ। बेहद संकरी घुमावदार पगडंडियों पर बढ़ते हुए और कई किलोमीटर की चढ़ाई के बाद वो मकाम सामने था जहां से वो ग्लेशियर साफ नजर आता है, जिसे चमोली में तबाही का जिम्मेदार माना जा रहा है। बात 1965 की है, जब भारत ने मेरे पीछे देख रहे इसी तरह के ग्लेशियर और नंदा पर्वत में रेडियो एक्टिव डिवाइस को प्लांट किया था। यह चाइना पर नजर रखने के लिए एक ऐसी डिवाइस थी जिसको अमेरिका की मदद से भारत ने प्लांट किया था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसी रेडियो एक्टिव डिवाइस की हीट की वजह से ग्लेशियर में ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट की वजह से चमोली में इतनी बड़ी त्रासदी आई। इस रेडियो एक्टिव डिवाइस का लाइफ स्पैन 100 साल का माना जाता है। सवाल यह है कि इतनी घातक चीज को देश की दूसरी सबसे बड़ी चोटी पर ले जाना ही क्यों पड़ा। इस सवाल का जवाब 1965 में मिशन नंदा देवी के टीम लीडर रहे कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली से सुनिए। उनको मैंने ये सलाह दी कि ये नंदा कोट पे लगा लो, क्योंकि नंदा देवी बहुत ऊंचा है। तो उन्होंने अमेरिकन्स ने CIA ने कहा कि ये जगह ये 25,000 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इन्होंने नंदा देवी को खामखा बीच में लगा दिया, नहीं तो इतनी गड़बड़ होती नहीं। मिशन नंदा देवी के टीम लीडर रहे कैप्टन कोहली के मुताबिक 14 अक्टूबर 1965 को टीम का बर्फीले तूफान से सामना हुआ। ऐसे में टीम के सदस्यों की जान खतरे में थी। टीम लीडर कोहली ने सभी को वापस बेस कैंप लौटने के निर्देश दिए। इसके बाद 1 जून 1966 को टीम फिर कैंप 4 पहुंची, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद वहां कुछ भी नहीं मिला। सवाल यह है कि क्या दोबारा डिवाइस खोजने की कोशिश नहीं की गई। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल नंदा देवी में पड़ा हुआ है, उसको सरकार ने 3 साल तक 66 से और 69 तक 1966 से 1969 तक ढूंढा था, और उसके बाद से इसको ढूंढना बंद कर दिया है। मई 1966 में टीम नंदा देवी से बैरंग लौट गई, लेकिन उनके दिलो दिमाग में एक बेचैनी थी। अगर उस डिवाइस को बरामद नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा 1967 में दोबारा टीम वहां पहुंची, लेकिन इस बार भी उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लेकिन चमोली में हुई त्रासदी ने एक बार फिर से इस डिवाइस को सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि इसका सैलाब से लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि डायगनली जो नंदा देवी पे जहां ये डिवाइस गिरा हुआ है, वहां से तपोवन 50-60 किलोमीटर दूर है। दूसरा, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल वहां पे दबा हुआ है, वो ब्लास्ट करने वाला नहीं है। जाहिर है जानकारों की अपनी अपनी राय है, लेकिन चमोली में जो हुआ, जैसी त्रासदी आई, उसने कई जान लेने के साथ नए सवालों को भी जन्म दे दिया है। नंदा देवी में रेडियो एक्टिव डिवाइस के गुम होने के कुछ वक्त बाद ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अलर्ट जारी किया था। यह बेहद सीरियस मामला है। CIA ने कहा था कि इससे गंगोत्री से लेकर कोलकाता तक के लोग जद में आ सकते हैं, लेकिन बाद में CIA खुद ही अपनी बात से मुकरते हुए कह चुका है कि इससे ज्यादा खतरा नहीं है। मगर CIA ये बताना भूल गया या छिपा लिया कि रेडिएशन का असर तुरंत पता नहीं चलता है, बल्कि धीरे धीरे इसका असर बढ़ता है। दुआ करें चमोली में जो हुआ ऐसा फिर कभी ना हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।